हेलो बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि हम ट्रांजिस्टर को 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। मैंने वीडियो क्लासेस डाल दी है ट्रांजिस्टर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का प्रचालन या फिर ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कि एक ट्रांजिस्टर काम क्या करता है, कैसे करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों। मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांजिस्टर का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, प्रवर्धक और दोलित्र के रूप में, इवन स्विच के रूप में भी हम ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये इन तीनों तरीके से काम कर सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर वास्तविकता के अंदर धारा जो होती है, इसके अंदर उस धारा को ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इट इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, ये धारा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जो आउटपुट में जो धारा बहती है, निर्गत में जो धारा बहती है, वह निर्भर करती है किसके ऊपर? निवेश में जितना हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर निवेश की वोल्टता को हम बढ़ा दें तो आउटपुट की धारा बढ़ जाती है, या फिर निवेश की वोल्टता को घटा दें तो फिर आउटपुट की धारा घट जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्रियाविधि या फिर ट्रांजिस्टर का प्रचालन। इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। देखिए, आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता भी दिया था कि जब हम ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं कि इसमें दो पीएन संधि होती है ना। एक पीएन संधि होती है ईबी, जो उत्सर्जक और आधार के बीच में होती है। एक पीएन संधि होती है सीबी, जो कि संग्राहक और आधार के बीच में होती है। जब भी हम ट्रांजिस्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम इस संधि को, ईबी संधि को क्या करते हैं? अग्रबायसित करते हैं, जबकि सीबी संधि को हम करते हैं बच्चों पश्चबायसित। ठीक है, और इस अवस्था में ट्रांजिस्टर जो है वह सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। हम इसकी क्रियाविधि भी सक्रिय क्षेत्र में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर का एक बेसिक डायग्राम बना देता हूं, जिससे हमें ट्रांजिस्टर अच्छे से समझ में आए बच्चों। तो मैं यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिस्टर कौन सा ले रहे हैं हम? पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। फिर ट्रांजिस्टर का ये जितना बड़ा बनाओगे उतना आपके लिए बेहतर। ये वाला भाग जो है बच्चों, ये है इमीटर। ये बीच वाला भाग है बेस, और ये लास्ट वाला भाग जो है इसे बोलते हैं कलेक्टर। उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। चूंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं क्रियाविधि को समझने के लिए, तो पीएनपी के अंदर बच्चों ये पी टाइप होगा, ये एन टाइप होगा और ये पी टाइप होगा। ये बात समझ में आई? फिर क्या होगा बच्चों? तो ये थोड़ा समझिए। यहां पर अगर पी प्रकार के हैं तो यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे, होल्स। और आप सभी को पता है कि उत्सर्जक जो है वो सर्वाधिक मादित होता है, इसमें अशुद्धियां, अपमिश्रण सर्वाधिक होती हैं। पता है नहीं पता? पता है ना बच्चों? तो यहां पर मैंने बहुत सारे होल्स को प्रदर्शित कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? होल्स होंगे, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा बना दीजिए आप। आपको दिखाई दे रहा होगा कि होल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर
ये जो एन टाइप है इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं बच्चों, क्या, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देना, ये ऐसा बना दिया मैंने। ज्यादा ही बना रहा हूं मैं, आप दो ही बना दीजिए, दो ही लाइन क्रिएट कर दीजिएगा, मैं तो बहुत ज्यादा बना रहा हूं सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से। तो यहां पर होंगे क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में। और वापस से ये पी टाइप है लास्ट वाला संग्राहक, तो ये क्या होगा, यहाँ पर होल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे अपद्रव्य मिश्रण जो है, अशुद्धि मिश्रण जो है वो कम होगा, किसकी तुलना में, उत्सर्जक की तुलना में। तो यहाँ पर आप दूरी को बढ़ा दीजिए, ठीक है, ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये प्रदर्शित किया, हमें पता है कि अपद्रव्य मिश्रण जो है कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है, ठीक है। डायग्राम में सूझबूझ होना बहुत जरूरी है, ताकि अगले के ऊपर एक अच्छा और पॉजिटिव इंप्रेशन हम डाल पाए। जो कॉपी चेक करे कम से कम उसे भी ऐसा लगे कि हाँ बच्चे के बेसिक्स जो है वो क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि गैप थोड़ा ज्यादा दिया है मैंने, और 5 ही लाइन बनाई है, यहाँ पे 6-7 लाइन बनाई, ठीक। तो एक पीएन संधि इमीटर और बेस के बीच में, मतलब उत्सर्जक और आधार के बीच में, एक पीएन संधि आधार और संग्राहक के बीच में, ठीक है ये बात। फिर हम बोलते हैं कि इस संधि को अग्रबायसित करना चाहिए। मैं इस हिसाब से बना रहा हूं कि आधार जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में हो, मतलब यहां पर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को डील कर रहे हैं। देखिए, तो अगर ये अग्रबायसित है, उत्सर्जक आधार संधि ईपी संधि अग्रबायसित है, तो उत्सर्जक जो है वो पी प्रकार का है, तो इसका संयोजन हमें बैटरी के धन टर्मिनल से करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने धन टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये माइनस वाला हो गया, ठीक है। और माइनस किससे कनेक्ट होगा, तो बी से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ये बात। चलिए फिर ये जो सीबी संधि है ये पश्चिमायसित होनी चाहिए, उत्क्रम अभिनत होनी चाहिए। तो हमने बोला कि सी पी टाइप था, तो इसे हमने बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देना है, ये बैटरी का ऋण टर्मिनल हो गया। इस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे, ठीक। इस वाली बैटरी को हमने लिखा VBB, आप सभी को पता है, और इस वाली बैटरी को मैं लिख रहा हूं VCC, ठीक है। ये बात यहां पर क्लियर है। अब ये थोड़ा सा समझिए बच्चों, थ्योरी कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन डायग्राम में हमें और क्या बताना है, हमें ये देखना है कि चूंकि इस बैटरी VBB के कारण उत्सर्जक आधार जो है वो क्या है, अग्रबायसित है, ठीक है। अग्रबायसित है तो ये जो पीएन संधि है इसके लिए अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। आंसर है क्या, कम। अग्रबायसित में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो देखिए इसे कैसे बना रहे हैं, ये अवक्षय परत की चौड़ाई यहां पर मैं दर्शा रहा हूं, ठीक। तो यहां पर मैंने बनाया बच्चों, एन टाइप था ना, सॉरी पी टाइप था, तो यहां पर क्या होंगे, आयन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहां पर क्या होंगे, होल्स होंगे। देखो ठीक, और ये जो भाग है इतना, ये अवक्षय परत होगा, ठीक है। ईबी संधि हेतु क्या है, अवक्षय परत है, तो ये हमने लिख दिया ईबी संधि हेतु कौन सी परत, अवक्षय परत। और इस परत की चौड़ाई हम कम दर्शाना चाहते हैं, तो यहां पर ये वाली परत की चौड़ाई ज्यादा दर्शाओ, क्यों, क्योंकि ये पश्चिमायसित है, पश्चिमायसित में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर चौड़ाई देखो, यहाँ पर मैं ये दर्शाऊंगा, मैंने डायग्राम बनाते टाइम ही पहले ही दिमाग में रख लिया था कि ये पश्चिमायसित है, इसलिए इसकी चौड़ाई ज्यादा दिखानी है, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर
ये पी प्रकार का था, यहां पर आएंगे ऋण आयन, ये 2 लेयर बना दी। ठीक है, और यहां पर बना दिए धन आयन। मेरे हिसाब से अब आपको पता चल गया होगा कि जो सीपी संधि है उसके लिए अवक्षय परत ये है, ये चौड़ाई ज्यादा है। क्यों चौड़ाई ज्यादा है? क्योंकि हमें पता है कि ये पश्च बायसित है। ठीक, तो हमने लिखा सीबी संधि हेतु अवक्षय परत। ठीक, और ये बात और ध्यान में रखो कि जो भाग अग्र बायसित है, जो पीएन संधि अग्र बायसित है, वहां प्रतिरोध ज्यादा होगा या फिर कम होगा? आप सभी को पता है क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, उत्सर्जक आधार के मध्य प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, जबकि ये वाली पश्च बायसित थी, इसलिए इसके लिए प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि सीबी संधि हेतु प्रतिरोध ज्यादा होता है, पश्च बायसित है, जबकि ईबी संधि हेतु प्रतिरोध कम होता है, ये अग्र बायसित है। बात समझ में आई? ठीक, फिर काम कैसे करेंगे वो तो हमें डील करना है ही। तो यहाँ पे काम कैसे होता है वो समझिए। हमने बोला कि अगर, समझना इस चीज को, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा होगा, किससे कनेक्टेड है? उत्सर्जक से कनेक्टेड पॉजिटिव, और यहाँ पर भी ये जो धन आयन, ये सॉरी क्या है? होल्स है। क्या, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो हम बोलते हैं एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये होल्स कहां की ओर जाएंगे? आंसर उस तरफ भागेंगे, उस तरफ। ठीक है, ये होल्स जाएंगे कहां की ओर? आंसर है आधार की ओर जाने की कोशिश करेंगे। किसकी ओर? आधार की ओर इंजेक्ट होंगे। इंजेक्ट मतलब आपने इंजेक्शन दे दिया ना, तो इंजेक्शन से क्या होता है? जो इंजेक्शन में लिक्विड होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। तो ऐसे ये होल्स जो हैं ये इंजेक्ट होंगे किसके अंदर? आधार में। तो मतलब आधार में जाने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे होल्स आधार में जाने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि ये कहां की ओर जाने की कोशिश करते हैं? आधार की ओर। तो मैंने तीर का निशान आधार की ओर बताया। ठीक है, आप जितने भी तीर के निशान लगाओ वो लगा दीजिएगा। तो ये आधार की ओर जाने की कोशिश करेंगे। फिर आधार के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां की ओर आने की कोशिश करेंगे? आंसर है इस तरफ, संधि की ओर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखेगा अब आपको ये। चलिए, तो ये बीच वाली लेयर को तो चाहे आप हटा दो, ये जो मैंने लाइन बनाई ना इसको चाहे आप हटा दो। ठीक, और अब इस लाइन को ऐसा कर दो, ऐसा। ठीक है, ऐसा इसके साथ में तो कर सकते थे अपन। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ? हमें ये पता चला कि ईबी संधि को अग्रबायसित करने पर अधिकांश या फिर बहुत संख्या में होल्स कहां की ओर प्रवेश करते हैं? आधार की ओर जाते हैं। और आधार के इलेक्ट्रॉन्स कहां की ओर? कहां की ओर? आंसर है बच्चों उत्सर्जक की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? एक धारा बहेगी। वो धारा कौन सी होगी? आंसर है बच्चों वो उत्सर्जक धारा होगी। वापस से समझना, कौन सी धारा है? उत्सर्जक धारा, आधार धारा नहीं। उत्सर्जक धारा क्यों बहती है? क्योंकि उत्सर्जक के बहुसंख्यक आवेश वाहकों का आधार में अंतःक्षेपण तथा आधार के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जक की ओर प्रवेश करने के कारण जो धारा इस संधि के मध्य बहती है वह धारा उत्सर्जक धारा होती है। और उस उत्सर्जक धारा की दिशा कैसी होती है? P2N। क्यों? क्योंकि समझो इस चीज को, कौन से आवेश ज्यादा है? आंसर है होल्स। तो बहने वाली धारा किसके कारण प्रभावी होगी? आंसर है होल्स के कारण प्रभावी होगी। तो धारा तो ऐसे ही जाएगी। और वैसे भी धारा की दिशा धनात्मक आवेशों की गति की दिशा होती है या फिर ऋणात्मक आवेशों की गति की दिशा के
विपरीत होती है। तो हम बोलते हैं ऋणात्मक आवेश ऐसे आ रहा है तो भी धारा ऐसे जाएगी, उल्टी जाएगी, ठीक। और धनात्मक आवेश भी ऐसे जा रहा है तो धारा इसी दिशा में जाएगी। तो इस समय जो धारा की दिशा है, जिसे हम उत्सर्जक धारा कह रहे हैं, वह धारा की दिशा क्या होगी? P2N होगी, ये E2B होगी, उत्सर्जक से आधार की ओर होगी, ठीक है। ये कौन सी धारा है? आंसर है उत्सर्जक धारा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। डन हो गया, उत्सर्जक धारा यहाँ पे पहुंच गई। अब देखो क्या होगा बच्चों, तो हमने बोला यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं? संयोजन कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे होल्स निरस्त हो जाएंगे। यही कारण है कि बच्चों हम यहाँ पे आधार में मादन बहुत कम करते हैं, अशुद्धि मिश्रण बहुत कम करते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे? नष्ट करेंगे, ठीक है। और अधिकांश जो होल हैं फिर वो कहां की ओर जाने की कोशिश करेंगे? आंसर है संग्राहक की ओर जाने की कोशिश करेंगे, और संग्राहक तक आसानी से पहुंच भी जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे संग्राहक जो है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये धनात्मक आवेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो क्या हुआ, समझना इस चीज को। हमने बोला, समझिए इस चीज को, कि यहां से 100 होल्स निकले और कहां की ओर गए? आधार की ओर गए। आधार में 100 होल्स की तुलना में सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो क्या हुआ, 100 में से 5 होल इन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ में मिक्स हुए और एक दूसरे को नष्ट कर लिए, ठीक है। लेकिन बच गए कितने? 95 होल्स बच गए अभी भी, ठीक है। ये 95 होल्स कहां की ओर जाएंगे? धनात्मक आवेश थे ना, कहां की ओर जाएंगे? आंसर है संग्राहक की ओर चले जाएंगे, संग्राहक में चले जाएंगे, ठीक। तो एक धारा बह जाती है जो कि इमीटर से बेस और बेस से होती हुई कहां तक जाती है? संग्राहक तक जाती है, कलेक्टर तक जाती है बच्चों, ट्रांजिस्टर के भीतर। और ये ट्रांजिस्टर के भीतर ये बहने वाली धारा कौन से आवेशवाहकों के कारण बह रही है? आंसर है पीएनपी ट्रांजिस्टर है, अर्थात यह धारा होल्स के कारण बह रही है। ध्यान में रखना, ट्रांजिस्टर के भीतर, पीएनपी ट्रांजिस्टर के भीतर बहने वाली धारा मुख्यतः कौन से आवेशवाहकों के कारण बहती है? मुख्यतः कौन से आवेशवाहकों के कारण? आंसर है अधिकांश आवेशवाहक कौन से? होल्स है। तो ये बहने वाली धारा किसके कारण? होल्स के कारण बहती है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला? होल्स इमीटर से निकले और अंततः कहां पर पहुंच गए? संग्राहक तक पहुंच गए। क्लियर है ये बात? तो चलिए ये ठीक है, ट्रांजिस्टर में धारा होल्स के कारण बहती है, समझ गए। लेकिन क्या ये जो तार कनेक्टेड हैं, जो बैटरी को ट्रांजिस्टर के टर्मिनलों से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या इन इन तारों के अंदर भी क्या होल्स बह सकते हैं? होल्स जा सकते हैं? आंसर है नहीं। ये बात ध्यान रखना बच्चों, चालक तार है। चालक तार में धारा सदैव इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहती है, होल्स का वहां कोई रोल नहीं होता। होल्स का रोल सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है, अर्धचालक में होता है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि ट्रांजिस्टर के भीतर तो ये धारा होल्स के कारण बहेगी, वो भी पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा किसके कारण बहती है? होल्स के कारण बहती है, ट्रांजिस्टर के भीतर। लेकिन बाहर किसके कारण बह रही है? वो समझने लायक बात है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सवाल ऐसा भी है बच्चों कि अगर होल्स यहां पर गए और यहां से निकल करके यहां तक पहुंच रहे हैं, तो यहां पर तो होल्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और यहां पे होल्स की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि कुछ समय पश्चात यहाँ पे होल बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे होल्स कम हो जाते हैं? आंसर नहीं भैया, ये नियत दर से काम चलता रहता है। ये प्रोसेस बहुत बढ़िया है जो मैंने आपको डायोड में बताई भी थी बच्चों। देखिए बताता हूं क्या होता है बच्चों यहाँ पर, कि समझना। अब हम इन तारों में धारा की बात करें, ये धारा की दिशा कैसी है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको दर्शानी पड़ेगी। ठीक, हम बोलते हैं कि जब एक होल किसमें प्रवेश करता है? आधार में प्रवेश करता है, तो यह आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेता है? पुनः संयोजन कर लेता है। पुनः संयोजन करने से वो क्या करते हैं? एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक होल की कमी आ गई। इसमें एक होल कम हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। भैया बात समझ में आई? ठीक, अब क्या हुआ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पुनः संयोजन के कारण नष्ट हो जाता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन कूद करके इधर आ जाता है, इमीटर में आ जाता है, कैसे? या तो संयोजन हो या फिर इमीटर में आ जाए, ठीक है।
तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ये कमी हुई, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हुआ, वीबीबी बैटरी के रिंग टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाता है, आंसर है आधार की ओर। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकला और कहाँ की ओर गया, आधार की ओर चला गया, आधार की ओर गया। अगर इलेक्ट्रॉन आधार की ओर जा रहा है तो फिर धारा, आधार धारा कैसे बहेगी, ऐसे जाएगी क्या, आधार से बाहर निकलती हुई ऐसे ही जाएगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। पता चला आधार धारा कैसे बहती है, पता चला। ऐसा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो एक इलेक्ट्रॉन वीबीबी से आधार में गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, जितनी कमी हुई उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते जाते हैं। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो 5 इलेक्ट्रॉन वीबीबी से निकलेंगे, कहाँ की ओर जाएंगे भैया, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इसमें चले जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो 5 इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली आधार धारा नीचे की ओर, ठीक है, आधार धारा पता चल गई क्यों भाई। इलेक्ट्रॉन का वीबीबी टर्मिनल से आधार की ओर जाने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या बहती है, आधार धारा बहती है, ठीक है। चलिए फिर यहां पर बाहर देखो उत्सर्जक धारा कैसे देखी गई। जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और होल का पुनः संयोजन हो रहा था, उसी समय यहां पर क्या हुआ बच्चों, एक सह संयोजक बंध टूट गया। कहां पर, उत्सर्जक में। उत्सर्जक में अगर एक सह संयोजक बंध टूटा, समझना इस चीज को, एक सह संयोजक बंध टूटा तो सह संयोजक बंध से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, ठीक है। ये होल तो यही रह जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन था जो सहसंयोजक बंध के टूटने से बना था, वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से कहां की ओर, बैटरी वीबीबी के धन टर्मिनल की ओर गति करता है। समझना आप चीज को, बहुत बढ़िया चीज है। होल तो सहसंयोजक बंध के टूटने से यही रह जाएगा और आधार की ओर जाने की कोशिश करेगा, जबकि वो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर जाएगा, आंसर है ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो जाने की कोशिश करेगा इस ओर, ये इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा ये है तो फिर धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, ऐसे। ये उत्सर्जक धारा है जो ट्रांजिस्टर के बाहर हम देख रहे हैं, किसके कारण बह रही है, होल्स के कारण बह रही है क्या, नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण बह रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर के बाहर उत्सर्जक धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। ट्रांजिस्टर के भीतर, पीएनपी ट्रांजिस्टर के भीतर धारा किसके कारण बह रही है, होल्स के कारण, बाहर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। पता चला, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे धारा गई, उत्सर्जक धारा, ठीक है। अब यहां से कितने होल्स बाहर जा रहे थे, दूसरी तरफ जा रहे थे, आंसर है 100 जा रहे थे, 100 जा रहे थे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर गए। तो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहने वाली धारा है, मतलब ज्यादा है परिमाण में, ठीक है। एक उदाहरण से समझा रहा हूं मैं आपको, हमेशा 100 हो ये जरूरी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा होती है। मैं तो एक उदाहरण ले रहा हूं जिससे हम इस चीज को समझ पाए, है ना, 100 के रेस्पेक्ट से चल रहे हैं। तो हमने बोला कि 100 होल्स अगर इधर की ओर गए तो 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर गए, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर गए, समझना, 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर की ओर गए तो 100 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहने वाली उत्सर्जक धारा ऐसी परिमाण में बहुत ज्यादा, जबकि ये तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बह रही थी, परिमाण में बहुत कम, ठीक है ये बात। चलिए अब होल्स पहुंच गए कहां की ओर, संग्राहक की ओर, किसको पार करके, आधार को पार करके पहुंच गए, ठीक है। तो अब यहां पर होल्स की संख्या क्या हुई, बढ़ गई भैया, बढ़ी नहीं बढ़ी, ठीक। तो क्या होगा, जैसे ही एक होल यहां पर प्रवेश करता है, किसमें, संग्राहक में प्रवेश करता है, वैसे ही बैटरी वीसीसी से एक इलेक्ट्रॉन कहां की ओर, संग्राहक में जाता है। एक होल जैसे ही इसमें आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दोनों एक दूसरे से मिले, रियल हो गए, काम तमाम, ठीक है। तो अगर यहां से देखो 100 होल्स निकले थे, 100 में से 5 का काम तो आधार ने कर दिया, 95 कहां की ओर पहुंचे, आंसर है संग्राहक की ओर, संग्राहक की ओर 95 पहुंचे। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 95 इलेक्ट्रॉन उसी समय गए, 95 इलेक्ट्रॉनों ने उन 95 होल्स को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आपने ये देखा बच्चों कि ये जो धारा है कौन सी, संग्राहक धारा, कैसे बहेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो संग्राहक धारा तो ऐसे जाएगी ना भैया, आईसी जाएगी नहीं जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा ऐसी, संग्राहक धारा की दिशा ऐसी, ठीक। तो हमें क्या पता चला, ये 95 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहने वाली धारा थी,
ये 100 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहने वाली धारा थी और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहने वाली धारा थी। ठीक है ये बात। तो सर्वाधिक कौन सी धारा हुई? एक कॉमन सेंस बैठा कि संग्राहक धारा सॉरी उत्सर्जक धारा सर्वाधिक थी। ठीक है, उससे थोड़ी सी ही कम कौन सी थी? संग्राहक धारा थी। बहुत कम कौन सी थी? आधार धारा थी। ठीक है, ये कॉमन सेंस हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चली बच्चों, समझना इस चीज को, हमें ये चीज पता चल रही है कि सर्वाधिक धारा कौन सी होती है? उत्सर्जक धारा होती है। उससे बहुत कम, थोड़ी सी कम, मतलब थोड़ी सी कम संग्राहक धारा होती है और बहुत कम कौन सी होती है? आधार धारा। फिर हमने जो प्रैक्टिकल किए तो हमें ये पता चला कि ये दोनों धाराएं कौन सी? उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा मिली एम्पियर की कोटि की होती है, 10⁻³ एम्पियर की कोटि की होती है। जबकि ये जो आधार धारा है ना बच्चों, ये आधार धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है, बहुत कम। तो हम कह सकते हैं कि आधार धारा वास्तविकता में इन दोनों धाराओं की तुलना में क्या है? नगण्य होती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। बात समझ में आई क्या बच्चों? चलिए, तो ये चीज थोड़ा सा आप क्या करें, ध्यान में रखेंगे। पता चला ट्रांजिस्टर में कैसे काम हुआ। तो ये आप समझिए बच्चों, ट्रांजिस्टर में होता क्या है, जैसे जैसे हम वीवीबी बैटरी, समझना इस चीज को, हमें ये पता चला कि इस आई धारा के कारण कौन सी धारा का निर्माण हुआ? आईसी धारा का निर्माण हुआ। निवेशी परिपथ ये है, निर्गत परिपथ ये है। आई धारा के कारण आईसी धारा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? धारा का स्थानांतरण कर रहे हैं, देखा जाए तो। ठीक है, इसीलिए इसे ट्रांस रजिस्टर कहा जाता है। प्रतिरोध का स्थानांतरण और धारा का स्थानांतरण लगभग उतने ही परिमाण के। अरे भाई, जितनी धारा ये थी उससे थोड़ी सी तो कम है, ज्यादा अंतर नहीं है भाई। ठीक है, ये 95 इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही थी, ये 100 के कारण बह रही थी, लेकिन धारा का क्या कर दिया हमने? स्थानांतरण कर दिया। चूंकि धारा का स्थानांतरण कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसलिए हमने बोला कि ट्रांजिस्टर वास्तविकता के अंदर क्या कर रहा है? एक भाग से दूसरे भाग तक धारा का स्थानांतरण कर रहा है। ऐसी युक्ति है जो धारा का स्थानांतरण करती है और उतने ही परिमाण की लगभग धारा क्या करती है? निर्गत तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगर आधार धारा को क्या मान लिया जाए? नगण्य मान लिया जाए, करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, चलिए, और क्या होता है बच्चों? तो हम ये भी बोलते हैं कि जैसे जैसे इस बैटरी के मान को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ये संग्राहक धारा भी बढ़ती जाएगी। बैटरी का परिमाण मतलब E और B के मध्य विभवांतर को अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पर बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ के विभवांतर को कम किया जाए तो वहां पर बहने वाली धारा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अगर धारा कम हुई तो वो भी कम हो जाएगी, ये अगर बढ़ेगी तो वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, ये समझ में आए। अब अगर ये चीज बच्चों आपके समझ में आ गई तो मेरा एक सवाल है, ठीक है, क्या भाई? वो समझिए, एक चीज तो ये कि अगर मैं इसे संधि मानूं, इसे अगर मैं संधि मानूं तो एक कॉन्सेप्ट मेरे को पता चल गया कि ये आती हुई धारा है और ये जाती हुई धाराएं हैं। समझ रहे हो आप, है ना? ये कंफ्यूज तो नहीं होगे? ये धारा की दिशा ऐसी, मैं इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी बता देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे। तो आई धारा ऐसे आ रही, आई भी जा रही है और आई सी भी जा रही है। तो हमें ये पता चला कि आई बराबर क्या है बच्चों? आई बी प्लस आई सी। क्लियर? ठीक, चलिए, अब एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है बच्चों? कि यदि किसी ट्रांजिस्टर में, समझना अब इस चीज को, यदि किसी ट्रांजिस्टर के अंदर आधार जो है इसमें अशुद्धि मिश्रण अधिक कर दिया जाए, कम होता है वास्तविकता में, लेकिन प्रारंभ की तुलना में क्या कर दिया? अधिक अशुद्धि मिश्रण कर दिया, तो फिर बहने वाली संग्राहक धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस धारा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अशुद्धि मिश्रण कहाँ ज्यादा कर रहे हैं? आधार में कर रहे हैं। बहने वाली संग्राहक धारा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो ये चीज जो है वो ट्रांजिस्टर के लिए परम सत्य है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ये चीज परम सत्य है ट्रांजिस्टर के लिए, और कोई रूल फॉलो हो ना हो, ट्रांजिस्टर में ये रूल हमेशा फॉलो होगा। I E = IB प्लस IC हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, तो क्या हुआ वो समझिए। हम बोलते हैं ये क्यों बह रही थी IB धारा? हमने समझा, हमने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही थी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजन से नष्ट हो जा रहे थे या फिर इधर चले जा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ? हम बोल रहे थे कि 5, हमने दिमाग में उदाहरण सेट किया था कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर जा रहे थे, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आ रहे थे। अब हम बोल रहे हैं कि अशुद्धि मिश्रण ज्यादा कर रहे हैं।
अशुद्धि मिश्रण ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे, या फिर ज्यादा संख्या में क्या होगा, सहसंयोजन होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी आएगी और ज्यादा कमी आएगी। पहले अगर 5 इलेक्ट्रॉनों में कमी आ रही थी तो शायद अब 8 या फिर 10 इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाएगी। लेट सपोज करो पहले 5 इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही थी, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन के कारण ये धारा बह रही थी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि अशुद्धि मिश्रण ज्यादा कर दिया आधार में ज्यादा कर दिया, तो हमने बोला कि अब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हुए, तो 8 इलेक्ट्रॉन इधर तक पहुंचे, तो अब ये धारा किसके कारण बह रही है, 8 इलेक्ट्रॉन के कारण। पहले कितने के कारण बह रही थी, 5 इलेक्ट्रॉन के कारण। जब ये 5 इलेक्ट्रॉन के कारण ये धारा बह रही थी, तब ऐसी धारा कितने इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही थी, आंसर है 95 इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही थी। लेकिन जैसे ये 5 से कितने हो गए, 8 हो गए, तो अब यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी, आंसर है 92 इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी। घटा दो भाई, 100 में से 8 इलेक्ट्रॉन घटाओ तो कितने बचेंगे, 92 ही तो बचेंगे। क्लियर है ये बात। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई तो बहने वाली धारा का मान भी क्या हुआ, कम हुआ। अरे प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई ना वहां, ठीक है, तो बहने वाली धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। ये बात ध्यान में रखना। यदि आधार की चौड़ाई को आधार में अशुद्धि मिश्रण अधिक कर दिया जाए तो संग्राहक धारा के मान में कमी आती है, आधार धारा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आधार में अशुद्धि मिश्रण ज्यादा हुआ है तो आधार धारा तो बड़ी बड़ी, उसके साथ में संग्राहक धारा भी बढ़ गई। नहीं भैया, ये तो नियत थी ना, आई तो नियत था, इसमें तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर ये नियत है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बढ़ रही है तो इसको घटना चाहिए, और अगर ये घट रही है तो इसको बढ़ना चाहिए, ठीक है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखना। ये एक दूसरे के उल्टे चलने वाले सीन है, यहाँ पर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सही कर देता हूं ताकि आप इस डायग्राम को अच्छे से उतार पाए, और किस तरीके से एग्जाम में लिखना है वो और मैं बता देता हूं। देखिए, वीडियो क्लैरिटी ठीक दिख रही है। ये चीज आपको बतानी है। आप इलेक्ट्रॉन को दर्शाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं दर्शा रहे हैं तो भी मेरे को कोई इशू नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं दर्शा रहे हैं तो भी मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन दर्शाओगे तो आपके लिए थ्योरी लिखना आसान हो जाएगा। इस तरीके से आपको खैर ये पूरी की पूरी चीज बनानी है। आपको ये दर्शाना होगा कि होल्स जो है वो ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, उस तरफ आपको ऐसे दर्शाना है। ये धारा की दिशा जरूर दर्शाओगे, बैटरी की पोलैरिटी दिखाओगे। इलेक्ट्रॉन्स की दिशा नहीं दर्शाना चाहते तो मत दर्शाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, तो काम करना चालू करते हैं। आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के प्रचालन हेतु इसकी ईबी संधि को अग्र अभिनित एवं सीबी संधि को पश्च अभिनित किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करे। तो ये चीज हमें लिखनी है। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के प्रचालन हेतु इसकी ईबी संधि को अग्र अभिनित तथा सीबी संधि को क्या किया जाता है, पश्च अभिनित किया जाता है, ताकि ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में बच्चों, सक्रिय क्षेत्र में कार्य कर सके।
यहां कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को क्या किया गया है बच्चों, समझाया गया है। क्या किया गया है, समझाया गया। चलिए फिर हमने क्या किया, समझाया। कैसे समझाया, यहां पीएनपी ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विन्यास, ये मैंने समझाया था है ना, विन्यास में संयोजित किया गया तथा बैटरी VBB की सहायता से ईबी संधि को क्या किया गया बच्चों, अग्रबायसित या अग्र अभिनित किया गया है, जिसके कारण पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक भाग में उपस्थित बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है बच्चों, होल्स हैं, आधार में अंतःक्षेपित होते हैं या आधार में प्रवेश करते हैं तथा आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्सर्जक धारा IE ट्रांजिस्टर के भीतर उत्सर्जक से आधार की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये उत्सर्जक धारा ट्रांजिस्टर के भीतर कहां की ओर प्रवाहित हो रही है, उत्सर्जक से आधार की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसमें दोनों प्रक्रियाएं संभव है, होल्स आधार की ओर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स आधार से उत्सर्जक की ओर आ रहे हैं। ठीक है, यह धारा मुख्यतः किसके कारण बहती है, आंसर है होल्स के कारण बहती है पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ठीक है, ये उतार लीजिए। एक बात और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर थ्योरी जो है वो नोट्स के अंदर क्या है, थोड़ी टिपिकल है। बच्चों देखो, वो थ्योरी जो सेकंड फिजिक्स की वो मैंने नहीं लिखाई, पहली बात। दूसरा, वो बच्चों का नोट्स जो है वो मेरे पास में था, इसलिए मैंने आपको वो फॉरवर्ड किया है। तो मैं यहाँ पे इतनी सारी थ्योरी उतारता हूँ, किस लिए उतारता हूँ, ताकि आप यहाँ से उतार पाए, है ना। फिर तो ये वेस्ट बच्चों यहाँ पे उतारना मेरा। ठीक है, तो ये थ्योरी मैं इसलिए उतारता हूँ क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझाने में यूज कर रहा हूँ, वही थ्योरी मैं यहाँ पे उतारता हूँ। ठीक है, इसे यूज करो, मेरे हिसाब से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे उतारो जल्दी से इसे उतारो, फिर अपन आगे काम समझते हैं।
वीडियो को पॉज करो, जल्दी से उतार लीजिएगा। ठीक है, हो गया भाई। उत्सर्जक धारा बहा दी। इस स्थिति के अंदर हम ये भी बताएंगे कि ईबी संधि, ईबी पीएन संधि हेतु अवक्षय वृत्त की चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। क्योंकि ईबी संधि के अवक्षय वृत्त की चौड़ाई कम होती है, अतः होल्स आसानी से आधार को पार कर संग्राहक तक पहुंचते हैं। ठीक, फिर हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि ये होल्स जो है वो आसानी से संग्राहक तक पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी वीसीसी का ऋणात्मक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? संग्राहक से कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन ये बैटरी का ऋण टर्मिनल ज्यादा प्रभावी हो गया, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और मेरे को आपको और क्या बताना था? यहाँ पे चौड़ाई हमने बता दी, आसानी से ये भी बता दिया है। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग भी बतानी है, ओके, ये भी बताना है। चलिए फिर इसी के साथ में लिखते हैं, जब आधार से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं तथा उत्सर्जक से होल्स आधार में प्रवेश करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या होता है? पुनः संयोजन होता है। तब इलेक्ट्रॉन्स व होल्स का पुनः संयोजन होने से आधार भाग में इलेक्ट्रॉन की कमी आती, उसी समय बैटरी वीबीबी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आधार में प्रवेश करता है, जिसके कारण आधार धारा प्रवाहित होती है। आधार धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आधार धारा भी प्रवाहित करवा दी। अब हम उत्सर्जक धारा की बात करेंगे।
चलिए अब हम उत्सर्जक सॉरी उत्सर्जक नहीं संग्राहक धारा की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं VCC बैटरी CB संधि को पश्च बायसित करती है, जिसके कारण यहां अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। लेकिन संग्राहक बैटरी VCC के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है, अतः होल्स आसानी से संग्राहक तक पहुंच जाते हैं या संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रवेश करवा दिया हमने संग्राहक में। जैसे ही होल्स संग्राहक में प्रवेश करते हैं, बैटरी VCC के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन भी संग्राहक की ओर गति करते हैं, संग्राहक की ओर गति करते हैं। यही तो बताया ना, इससे होश जैसे ही संग्राहक में पहुंचा वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी कहां की ओर गति करेंगे, संग्राहक की ओर गति करेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। वह उनका पुनः संयोजन होता है। इस कारण ये आप लिखेंगे, इस कारण ट्रांजिस्टर के बाहर संग्राहक धारा IC चित्रानुसार प्रवाहित होती है। चित्रानुसार IC कहां की ओर प्रवाहित हो रही है वो हमें पता है। ठीक है, संग्राहक के ट्रांजिस्टर के बाहर संग्राहक धारा IC चित्रानुसार प्रवाहित होती है। यहां अब आपको थ्योरी में लिखना है, यहां उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC को चित्र में सुस्पष्ट प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। मैंने वो सहसंयोजक में टूटने वाला नहीं लिखा है, थ्योरी बहुत बड़ी हो जाती, वो आपकी थ्योरी को पढ़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक सहसंयोजक में टूट जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया, ओके। अब देखिए, अब 2 लाइनें लिखेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। 2 मतलब थोड़ी बहुत लाइनें लिखेंगे और कंप्लीट कर लेंगे इसको। किरचॉफ के प्रथम
या फिर कौन से संधि नियम से। नियम से आई बराबर क्या, आई बी प्लस आई सी, जहां आई तथा आई सी क्या है, मिली एम्पियर में, तथा आई बी माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होती है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होती है। इस चीज को ध्यान में रखना है हमें। यदि आईबी धारा को नगण्य माना जाए तब आई का मान लगभग बराबर होगा किसके, आईसी के। बहुत कम अंतर होता है, आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये 100 इलेक्ट्रॉन के कारण बहती तो वो 95 इलेक्ट्रॉन के कारण बहती भैया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर के भीतर धारा होल्स के कारण व ट्रांजिस्टर के बाहर धारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रवाहित होती है। यह भी प्रयोगों से प्रदर्शित होता है कि ट्रांजिस्टर में धारा का स्थानांतरण उत्सर्जक से संग्राहक की ओर होता है। अतः इसे ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर बराबर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, और दो लाइनें और लिख लीजिएगा। क्या, निवेश में वोल्टता को कम करने पर संग्राहक धारा के मान में वृद्धि होती है तथा निवेश में वोल्टता में वृद्धि करने पर संग्राहक धारा के मान में वृद्धि होती है। यहाँ वोल्टता में कमी करो, संग्राहक धारा कम, यहाँ वोल्टता में वृद्धि करो, संग्राहक धारा बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर के इनपुट कंट्रोल कर रहा है किसको, आउटपुट का। आउटपुट को, अगर इनपुट को आप चेंज करोगे तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों। यही क्या है, ट्रांजिस्टर का प्रचालन है। ठीक है, यही ट्रांजिस्टर का बच्चों मुख्यतः प्रचालन है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात ध्यान में रखें कि ट्रांजिस्टर के अंदर अगर ईबी का विभवांतर चेंज करोगे तो जो संग्राहक धारा है वो चेंज हो रही है, ई और बी के मध्य विभवांतर को चेंज करने पर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि ईबी का विभवांतर से कौन कनेक्टेड हो गया, आईसी कनेक्टेड हो चुकी है बच्चों। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, न चाहते हुए भी, खैर ये वीडियो लंबा होना भी था, क्रियाविधि को समझना है तो होना भी था।
चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।